तो वो सब, क्योंकि अब हम लोग फाइन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, सो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। क्योंकि अब हम लोग चैप्टर 1 के अंदर देख चुके हैं, बहुत कम बातें थी, बहुत कम टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, बेसिक सा जानकारी होता है, तो वो सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जैसे जैसे आपकी क्लासेस चल रही है वैसे वैसे आपको साथ साथ में रिवीजन करने हैं। और रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि क्लास के बाद 6 से 8 घंटे जब आपके हो रहे हैं, तो रात में ना सही तो सुबह उठ करके या फिर क्लास के स्कूल के बाद ऐसा कुछ कभी ना कभी प्लान बनाइए कि आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे। या फिर आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि जैसे संडे को आप लोगों का यहाँ पर टेस्ट होता है, तो सैटरडे तक आप कंप्लीट धीरे धीरे करके छोटे छोटे टॉपिक, हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का रहे हैं लगभग लिख। अब ये को हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर, आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो लेक्चर हुआ है आंकड़ों का संग्रहण, तो संग्रहण लिखे या फिर आंकड़ों का संग्रह लिखे, सेम बातें हैं। अब ये कलेक्शन ऑफ डेटा के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब होता है आंकड़ों को संग्रह करना, आंकड़ों को जमा करना। अब ये आंकड़ा क्या होता है आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो लेक्चर संख्या हमारा है 1, यानी कि इस वाले चैप्टर का पहला लेक्चर है। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग यहां पर देख रहे हैं सारी बातें। तो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही प्यारा से पेपर है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सांख्यिकी। तो यही सांख्यिकी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब सांख्यिकी का ये दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर के अंदर हम लोग परिचय पढ़ चुके हैं, और परिचय में ज्यादा कुछ आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर करने होते हैं, जो कि आगे भी धीरे धीरे आते रहता है। जैसे कि एक वचन में सांख्यिकी का क्या मतलब है, बहुवचन में सांख्यिकी का क्या मतलब है, अर्थशास्त्रियों ने कैसे अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, सांख्यिकी का क्या महत्व है, आज आपको बता देंगे। क्योंकि वो चैप्टर 1 से ही रिलेटेड था और कल की क्लास में यानी कि पिछली क्लास में कवर नहीं हुआ था, तो आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे उस चीज को और फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने यहां तक बात कर लिया है। अब सीधा बात समझते हैं कि पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो सांख्यिकी का क्या अर्थ है, परिभाषा, विशेषताएं, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। इवन क्षेत्र भी हम लोग देख चुके थे, लेकिन क्षेत्र के बाद ये प्रकृति और महत्व की चर्चा आज की क्लास में हम आपको कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पर आते हैं और इसको पहले पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा टारगेट ये होगा कि हम लोग सांख्यिकीय आंकड़ा को समझ लेंगे बहुत अच्छे से, और सांख्यिकीय आंकड़ा के कौन कौन से स्रोत होते हैं उन स्रोतों को भी चर्चा करेंगे, यानी कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं डेटा को कलेक्ट करने का, आंकड़ों को संग्रह करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन से जगह हैं। यहां पर सबसे पहले समझते हैं प्रकृति और महत्व को। जैसे कि ये चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है आपका, और पिछली सिलेबस के अंदर हम लोग पिछली क्लास के अंदर बात किए थे इस चीज को। तो प्रकृति कैसे समझेंगे, प्रकृति मतलब नेचर, सांख्यिकी हमारा कैसा है, क्या ये कला है, आर्ट्स है, या फिर क्या ये विज्ञान है यानी कि साइंस है। तो सांख्यिकी आर्ट्स भी है, साइंस भी है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा सांख्यिकी है वो कला होने के साथ साथ विज्ञान भी होता है, इसलिए यहां पर सीधा लाइन लिखा हुआ है। और ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। तो हाँ, सांख्यिकी कला भी है, विज्ञान भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है। ठीक है ना, सांख्यिकी एक विज्ञान है। अब इसको किस तरीके से बता पाओगे, तो कहेंगे कि सांख्यिकी एक विज्ञान है क्योंकि इसके अंदर विधियों या फिर मेथड्स मौलिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। मौलिक रूप मतलब ओरिजिनल रूप में ये व्यवस्थित होते हैं सभी मेथड्स। जैसे कि पिछली क्लास में बात किए थे कि डेटा कलेक्शन करना पहला काम होता है और उसी के ऊपर पूरा चैप्टर आ गया। इसी प्रकार से जब हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसका दूसरा मेथड होता है कि उसको अलग अलग करके सजा लीजिए, यानी कि वर्गीकरण कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे देश की पूरी जनसंख्या हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन उस जनसंख्या में से कुछ महिला होंगे, कुछ पुरुष होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ बूढ़े होंगे। तो इस तरीके से आंकड़ों को बांटते हैं, अलग अलग जगहों पर विभाजित करते हैं। इसको बोला जाता है आंकड़ों को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो वो दूसरा मेथड हो गया। डेटा कलेक्ट करना पहला काम है और उस आंकड़े को सजाना दूसरा काम है। आंकड़े को सजाने के बाद उसका सही ढंग से
क्या करना, प्रेजेंटेशन करना, है ना। तो प्रेजेंटेशन करना तीसरा काम है। प्रेजेंटेशन हम टेबल में भी कर सकते हैं, डायग्राम में भी कर सकते हैं, ताकि डेटा हम लंबे समय तक याद रख सकें। उसके बाद हम लोग फिर इसका विश्लेषण करते हैं। तो इसी प्रकार से हम पूरा पूरा समझ सकते हैं कि हाँ, जो सांख्यिकी है वो विज्ञान माना जा सकता है। क्योंकि सांख्यिकी विज्ञान इसलिए है क्योंकि विज्ञान में होते हैं अलग अलग विधियां, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके, और वो तरीके यहाँ पर सांख्यिकी के अंदर भी मौजूद है तथा हमेशा प्रयोग होता है इसका, हमेशा से हमेशा। इसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, यानी कि हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं या फिर भविष्यवाणी कर सकते हैं आंकड़ों के आधार पर। जैसे मान करके चलिए कि अगर मैं ये कहूं कि अभी के समय में एक वस्तु है जिसका कीमत है 10 रुपया और पिछले दिन वो मिला था 8 रुपए का, कल हम इस वस्तु को कितना में खरीदेंगे, मान लीजिए 12 रुपये में खरीदे। तो ये 3 दिन का अगर हमारे पास आंकड़ा है कि एक दिन जब पहला दिन हमने कोई वस्तु खरीदा तो वो वस्तु 8 रुपये का था, अगले दिन बाजार गए वही वस्तु हमको 10 रुपये का मिला, उसके अगले दिन जा रहे हैं पता चल रहा है वस्तु का दाम 12 रुपये हो चुका है। तो हम इन आंकड़ों के आधार पर यह कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में यह वस्तु और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 3 दिन से तो लगातार देख ही रहे महंगा में मिल रहा है, पहले की तुलना ज्यादा प्राइस ले रहा है, तो इसलिए यहां पर लगातार कीमत बढ़ता चला गया। तो इसी टेंडेंसी को पकड़ते हुए हमने ये कह दिया कि आगे और भी ये महंगा हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। भारत में जनसंख्या 143 करोड़ के आसपास है और लगातार पिछले 10 वर्षों से ये जनसंख्या वृद्धि हुई। पिछले 50 वर्षों से लगातार अब देखते जाओ भारत में कितनी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी है। तो यही टेंडेंसी अगर रहा हमेशा तो हम ये कह देते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में और भी तेजी से जनसंख्या बढ़ सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ समय बाद जाकर के जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, बढ़ती जरूर है, धीमी हो जाती है। तो यहां पर टेंडेंसी को पकड़ा जाता है, प्रवृत्ति को पकड़ा जाता है डेटा के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से। जैसे तुम्हारे मान लो कि क्लास 10th में अंक आए थे 95, है ना, और क्लास 9 में आए थे 90, क्लास 8 में आ गए तुम्हारे 80 के आसपास। तो हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में और भी इस चीज में तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। सभी को समझ आ गया है? जल्दी बता दीजिए। सभी को कर पाने में मदद मिलता है तो कहीं ना कहीं, हाँ, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो यहां पर अगर हमें डेटा से पूर्वानुमान कर पाने में मदद मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से शोध कर सकते हैं। शोध मतलब नया रिसर्च कर सकते हैं, नई चीजों को ला सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखोगे, कह रहे हैं कि सांख्यिकी एक कला भी है। क्यों? क्योंकि इसकी अलग अलग विधियों का सफल रूप से प्रयोग करके, है ना, पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकीय योग्यता, अनुभव और क्षेत्र विशेष के ज्ञान पर निर्भर करेगा। अब जैसे कि मेथड है सांख्यिकी के अंदर तो विज्ञान हो गया, लेकिन उस मेथड को इस्तेमाल करने का सबका अनुभव, सबकी योग्यता अलग अलग होती है। जैसे मेरा नॉलेज, मेरी योग्यता अलग है, कोई और उसी चीज में अलग चीज निष्कर्ष निकालना चाहेंगे तो अलग तरीका, अलग मेथड यूज कर सकते हैं, अलग योग्यता उनकी होगी, अलग अनुभव होगा, है ना। तो ये सबके डिफर हो जा रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ये कला है। जैसे हम एक साथ में यहां पर मान लो बहुत सारे बच्चों को एक साथ में पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना, टीचिंग मेथड हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। लेकिन सभी लोग जब रिजल्ट लाने की बात होती है या फिर कॉपी में कुछ लिखने की बात होती है, मान लो पेपर आ गया, पेपर में क्वेश्चन सेम है सभी के, हमने यहाँ पर सभी लेक्चर्स आप लोगों के लिए सेम टू सेम प्रोवाइड किया, सेम टेक्निक से प्रोवाइड किया, लेकिन आप लोग नोट्स के अंदर में उसके अलग अलग तरीका बनाते हो, नोट्स अलग अलग तरीके से लिखते हो, एग्जाम में अलग अलग तरीके से लिखते हो, जबकि पढ़े सब लोग साथ में, क्वेश्चन सबका एक जैसा है, लेकिन लिखने का तरीका, लिखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है, सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, समझ गए। और यहीं से नंबर बढ़ने और घटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पढ़ाया गया सभी को सेम, लेकिन किसी ने बहुत अच्छे से समझ लिया,
और बहुत अच्छे से उसने लिख भी दिया कि यहाँ पे बनाकर। अब कह रहे हैं क्या, केवल आप लाइन ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपके कि सांख्यिकी कला भी है, विज्ञान भी है, दोनों है, ठीक है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है। अब कह रहे हैं क्या, सांख्यिकी के महत्व को देखिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि पूरा एक सांख्यिकी पढ़ लेने के बाद ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान रखना कि उत्पादन के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का महत्व है, क्योंकि किसी वस्तु को हम कितना उत्पादन करेंगे किसके आधार पर तय होगा। मान लो हमको एक दुकान खोलना है, हमें ये दुकान खोलना है, हम कैसे पता करेंगे कि आज हम अपने दुकान में, मान लो समोसे की दुकान खोलना है, समोसे तैयार करना है, मुझे समोसे बेचने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना आज समोसे बनाऊं कि वो आसानी से बिक भी जाए, ना हमारे पास बचे और ना हमें एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत पड़े। जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट पार्ट अंडरलाइन कर दें, ठीक है, जल्दी से बताओ, मैंने जो सवाल किए हैं उसके जवाब दो, मैं यहां पर आप लोगों के लिए जवाब अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप लोग जवाब दो जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने एक दुकान खोला है या नहीं, मैंने पूछा जो सवाल उसके जवाब आप दीजिए कि उत्पादन के आंकड़ों में, सॉरी, ये जो मैं कह रहा हूं कि मैंने एक दुकान खोला, मैं ये बात कर रहा था, हमने एक दुकान खोला, मान लो हमें समोसे तैयार करना है, तो हम कितना समोसा बनाएंगे कि वो बिक जाए पूरी तरीके से, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें 1-2 दिन कम समोसे बनाने पड़ेंगे, अगर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, कम बनाएंगे और देखेंगे कि उतना बिक चुका है पहले से ही, और जितनी और आवश्यकता होगी, लोगों की डिमांड होगी, उतना हिसाब से फिर बना लेंगे तुरंत। चलिए वो भी सेल हो गया तो फिर से बनाना पड़ेगा, वो भी सेल हो गया तो फिर से बना लेंगे, और इसी तरीके से हमें लगभग 1 सप्ताह, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक लगातार सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो 10 दिन में ही आजकल पता चल जाता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस हिसाब से हो रही है, 1 दिन में भी आप आकलन कर सकते हो, हालांकि 1 दिन बहुत कम पड़ जाता है। तो आपको कितना समोसा तैयार करना है ये कैसे पता चलेगा, जब आप पहले दिन समोसा बनाओगे, देखोगे कि 10 आपका सेल हो गया, फिर से आपको 10 बनाने की जरूरत पड़ा, तो मान के चलिए कि 1 दिन में आपका 20 समोसा बिक चुका है, अगले दिन आप कितना बनाएंगे, अगले दिन उसी हिसाब से आप कम से कम 15-20 के आसपास ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि 200 बना करके रख देंगे, समझ आया। उसी के आसपास जितने नंबर में समोसे आपके बिके हैं, 15 बिके हैं तो 15 के आसपास बनाएंगे, 20 बिका है, 25 बिका है तो उसके आसपास में बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 5000 समोसा बना के रख देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यही सांख्यिकी हमें सिखलाता है, डिपेंड करता है कस्टमर कितना आ रहा है। मान लो आज के कस्टमर हमारे जो है 5 हैं, 5 लोग डिमांड करके 5 समोसा एक खरीद कर चले गए, तो अगले दिन फिर से उसी हिसाब से 5-7 बनाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं बना देंगे, 5 बिका है तो 6 या 7 बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि 50 बना के रख दिए। अगर 10 बिका है तो 12-15 के आसपास बना के रख सकते हैं, ताकि वो बेकार ना हो, ठीक है। हाँ, तो यही आइडिया लेकर के चलते हैं, वो सांख्यिकी ही आपको आइडिया देता है, इसी को बोलते हैं पूर्वानुमान, इसी को बोलते हैं फोरकास्टिंग करना, इसी को बोलते हैं भविष्यवाणी करना। पहले ही एक दिमाग लगा लेना अपना कि कितने के आसपास में बिकने वाला है। तो उत्पादन के आंकड़ों से मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित करने में मदद मिलती है। डेटा रहेगा तभी तो पता तो चलना चाहिए कि कितना किस प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है। अगर पता चला कि आपके 10 जो है समोसे की डिमांड है और 50 आपने पहले ही कर दिया सप्लाई, तो इसमें क्या होगा कि सप्लाई ज्यादा कर चुके आप बिना डिमांड को देखे, ऐसे में आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंच पाओगे और आपका प्रोडक्ट धरा का धरा रह सकता है। आ जाइए सर समोसे खाने के लिए। समोसे तो नहीं बना चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर हमने बात किया संतुलन का, कि अगर किसी चीज का, है ना, अगर किसी चीज का सप्लाई वैसे बढ़ा दिए डिमांड को बिना देखे, तो तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा वो सप्लाई, क्योंकि तुम्हें देखना चाहिए सामने खरीदने वाला व्यक्ति कितना है, कितना वो डिमांड करेगा, उसके हिसाब से बनाओ, उसके हिसाब से बेचो, तब अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं तो पता चलेगा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, है ना। 11 लाख के इन्वेस्टमेंट में 12 लाख का नुकसान कर जाओगे
चलिए आगे बढ़े। तो संतुलन स्थापित करना है तो आपको देखना पड़ेगा आपके सामान का मांग कितना है, उसके हिसाब से आप पूर्ति कीजिए, दोनों में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है। उत्पादन के आंकड़े देश की कुल उत्पादकता एवं साधनों की सीमांत उत्पादकता को दर्शाते हैं। इसी से पता चलेगा पूरे देश लेवल पर बातें, अभी व्यक्तिगत स्तर पर बात कर रहे थे, ऐसे ही उत्पादन के आंकड़े देश की कुल उत्पादकता और साधनों की सीमांत उत्पादकता को दर्शाते हैं, जिससे पता चलता है कि एक लेबर कितना काम कम से कम कर रहा है। यह भी हमें अंदाजा कहां से पता चलता है? डेटा से, आंकड़ों से, सांख्यिकी से। वर्तमान समय में प्रायः जो प्रत्येक देश हैं, जितने भी देश हैं, उत्पादन की गणना के लिए आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं समय समय पर, जिनकी सहायता से राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय आदि का आकलन किया जाता है। समझ आ गया? देश में कितना किस वस्तु का उत्पादन हुआ है, राष्ट्रीय आय हमारी कितनी है, ये सब की जानकारी हमें जो वो स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलता है, क्योंकि यहां पर डेटा से संबंधित काम किया जाता है। अगली बात क्या है कि उपभोग के क्षेत्र में, कंजम्पशन सेक्टर में हम लोग किस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सोचो जरा, है ना। हम यहां पर तय कर लेते हैं कि हमारे पास इतनी आमदनी है, इतना हम खर्चा करेंगे अपनी जरूरत पर। ये देखो ना, मौज करते हुए जा रही है पिंकी। तो यहां पर यह है उपभोग के आंकड़ों से देश के विभिन्न आय वर्ग, उनके द्वारा किए गए खर्च या फिर उपभोग व्यय का आकलन किया जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की आमदनी है 5,000 रुपए, 5,000 में से उसने खर्चा कर दिया 2,000 रुपए, पता चल गया है ना कि उसकी उपभोग की टेंडेंसी कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है। पता करें ये कंजूस है या मक्खी चूस है, इसको निकाला कैसे जाता है? क्योंकि ये है आमदनी को वाई से लिखते हैं और खर्चे को सी से लिखते हैं, कंजम्पशन को। तो अगर इसका एपीसी निकालोगे, एपीसी क्या होता है? सी बाय वाई। सी बाय वाई कहने का मतलब है कितना उसने खर्चा किया, 2,000 रुपए, कितने रुपए में से? 5,000 रुपए में से। तो ऐसे ही जो है दोनों का रेशियो लेकर के यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। समझ आ गया? तो 3 शून्य 3 शून्य यहां पर कैंसिल हो चुका है, और यहां पर कितना आ जाएगा बताइए जरा, यहां पर कितना आ जाएगा? तो 0.4 है ना। जैसे कि ये देखो 2, 5 से भागा देना है इसको, बताइए कितनी बार में कटेगा ये? तो यहां पर 4 बार में। समझ आया? ऐसे ही मैंने किया है यहां पे। तो इसलिए 0.4 क्या बता रहा है कि 40% इनकम खाने पीने पर खर्चा कर दिया। इसका मतलब होता है 40%। परसेंटेज बात करें तो, परसेंटेज में बात करें तो 40% निकलेगा। तो दोनों डेटा था तभी तो मैंने निकाल पाया। तो किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति पता करना है, उसका स्वभाव पता करना है कि व्यक्ति कंजूस है या मक्खी चूस है, तो आंकड़े आपके पास होना चाहिए कि इस व्यक्ति का आमदनी कितना है और इतनी आमदनी में से वो खर्चा कितना करता है। दोनों का रेशियो ले लीजिए, दोनों के रेशियो करने के बाद यहां पर जो वैल्यू आएगा उसको आप समझ लीजिए कि अगर 0.4 आया है तो बोलेंगे 40% के अप्रॉक्स वो पैसा खाने पीने पर खर्चा कर रहा है, 60% वो बचत कर रहा है। समझ गए? तो खाने पीने से ज्यादा उसने बचत पर ध्यान दिया है, ऐसा उसका स्वभाव है। पता चल गया, लेकिन दोनों के डेटा था तभी तो पता चला। तो हां, उपभोग के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का महत्व है। इसकी सहायता से लोगों की औसत और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का यहां पर आकलन किया जाता है। जैसे मैंने औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाला है, यही है औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि एपीसी। इसी को बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पूरा फुल फॉर्म इसका ये होता है। फुल फॉर्म यहां पर आपको नहीं पढ़ना है, 12th में यही चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपको जानना था, मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे निकल रहा है। जब हमें उसकी आमदनी और उसका खर्चा पता है तभी तो निकाल पा रहे हैं, और ये दोनों संख्या में है तभी तो बता पा रहे हैं कि उसकी आदत ये है, उसकी आदत है कि 40% वो पैसा खाने पीने पर खर्च कर देता है। क्लियर ना सभी को? उपभोग की प्रवृत्ति कैसे पता चलेगा? आय से और व्यय से, दोनों का आकलन करते हुए। वितरण के क्षेत्र में भी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में भी हम सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय आय जो होती है हमारे देश की, उसमें से मजदूरों को मजदूरी कितना मिलेगा, है ना, या फिर जिनका जिनका बिल्डिंग इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर किसी का भूमि इस्तेमाल हो रहा है, उसको रेंट कितना मिलेगा। समझ पाए? किसी का पूंजी आपने लिया है, किसी का पैसा आपने उधार लिया, उसको ब्याज कितना मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है पूरे देश का। तो वही कह रहे हैं कि वितरण के आंकड़ों से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच मजदूरी, लाभांश, ब्याज, लाभ, इन सब चीजों का वितरण चलता है।
है ना। तो ये किस प्रकार से किस में वितरण किया जाएगा, किसको कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सब भी आंकड़ों के आधार पर ही होता है, सांख्यिकी की सहायता से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखो, रामू काका लेकर के आएगा टमाटर, है ना, वह टमाटर बड़े मजेदार। तो रामू काका टमाटर लेकर के आ चुके हैं। उधर देखो पिंकी काकी बैठी हुई है, मतलब खड़ी है, टमाटर चाहिए उनको। तो यहां पर कह रहे क्या, विनिमय के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का इस्तेमाल है। अगर हम ये ध्यान दें कि विनिमय के क्षेत्र में सांख्यिकीय आंकड़ों की सहायता से प्रायः कीमत निर्धारण की प्रवृत्ति, मुद्रा मूल्य, या फिर आपूर्ति विकास, या फिर कह लीजिए राष्ट्रीय संतुलन आदि का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये टर्म को ध्यान से आपको समझना है, एक एक करके समझिए। हमें चाहिए क्या, एक रियल डेटा, वास्तविक आंकड़े, और उन आंकड़ों के आधार पर हम ही हर चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि इस वस्तु का कितना उत्पादन करना है ना। आपके पास आमदनी अगर है तो उसमें से कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचत करना है, यहां से आपकी प्रवृत्ति पता चल जाएगा, नेचर या फिर आपके स्वभाव पता चल जाते हैं। ऐसे ही सब चीजें यहां पर बताई जा रही है कि कीमत निर्धारण किस वस्तु का कितना होगा, ये टमाटर कितने रुपए के हिसाब से बिकेगा, कैसे पता कर पाएंगे, ये जांच करके देखेंगे, एक प्रैक्टिस इनको करना पड़ेगा कि आज रख देते हैं 40 रुपए प्रति किलो, देखते हैं आज कितना बिकता है ना। पता चला आज बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, क्योंकि सस्ते में टमाटर दे रहे थे, हर जगह तो जो है 80 रुपए में था, कुछ ग्राहकों को पता चलेगा कि यहाँ 40 रुपए मिलता है, सब खरीदने के लिए यहाँ पर आ गए। फिर इनको आराम काको को पता चला, भाई सब मेरे पास खरीदने क्यों आ रहा है, कहीं मैं सस्ता तो नहीं बेच रहा। ये देख रहेंगे, अपना एक नया प्रैक्टिस आइडिया लगाएंगे कि चलो 10 रुपए बढ़ा देते हैं, अब कहेंगे टमाटर 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। अब देखते हैं कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर फिर भी डिमांड हो रहा है तो पता करो कि यहीं आसपास में नहीं मिल रहा होगा शायद उन लोगों को, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं, तो फिर से प्राइस बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाता है मार्केट के अंदर, ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाता है, समझ आ गया। और ये होता है आंकड़ों के आधार पर। पहले इन्होंने आंकड़ा क्या लगाया कि चलो 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचते हैं। अगर 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खूब ज्यादा बिक रहा है, सारे कस्टमर इन्हीं के पास आ रहे हैं, तो इनको कहीं भनक लग जाएगा कि भैया हो सकता है आसपास में नहीं मिल रहा होगा इन लोग को, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं, या फिर मैं जैसा फ्रेश टमाटर बेच रहा हूं वैसा नहीं देते होंगे सब लोग, तो ये अपना भाव बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। समझ आ गया, ये सब होता है डेटा के आधार पर ही। तो ये चीजें हो चुकी है समाप्त। बस एक छोटा सा पॉइंट कवर करेंगे पूरे देश के लिए। राज्य के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का महत्व है ना। राज्य मतलब पूरे देश के लिए बात करें, है ना, उसको राज्य भी बोला जाता है। तो राज्य बात करें आय व्यय के बारे में, जैसे सरकार बजट लेकर के आती है ना, तो इसमें कितना आमदनी कहां से प्राप्त करेंगे, टैक्स के रूप में कहां पर कितना पैसे खर्च करेंगे, सब चीज लिखा होता है और नंबर्स के साथ लिखा होता है, नंबर में, अंकों में, कि इतना पैसा यहां खर्च करेंगे, इतना पैसा यहां खर्च करेंगे। जैसे कि शिक्षा पर इतना करोड़ रुपए खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर इतना करोड़ रुपए खर्च करेंगे, पेयजल सुविधा पर इतना करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो हर खर्चे के बारे में इनके बजट में लिखा होता है। इसी प्रकार से सरकार ये भी लिखती है बजट में कि कहां से कितना टैक्स वसूलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी से कितना आएगा, या फिर डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स वगैरह से कितना पैसा आएगा, ये सारा चीज इसमें लिखा जाता है बजट के अंदर। बजट मतलब डॉक्यूमेंट, एक कागज, और उस कागज में लिखा जाता है कि पूरे एक साल के अंदर, आने वाले एक साल में कहां से सरकार कितना पैसा प्राप्त करेगी और किन क्षेत्रों पर कितना पैसा खर्चे करेगी। ये सारा विवरण लिखा होता है बजट के अंदर। ठीक है, ये जो लाल थैला देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक पेपर होता है। अभी तो पेपर नहीं रहता, अब डिजिटल आ गया है तो टैब रहता है। ये लाल वाला जो बैग दिख रहा है इसमें टैब रहता है, एक टैब निकालेंगे, उसमें चूंकि डॉक्यूमेंट्स पहले से बना करके रखे होते हैं, इनके डिपार्टमेंट से बन करके तैयार रहता है, उसी चीज को शुरुआत में ये समरी करके पढ़ेंगे सबके सामने। ठीक है, तो जब बजट पेश होता है तो तारीख रहता है 1 फरवरी। 1 फरवरी, फरवरी को ही पेश होता है बजट अपना। पहले होता था फरवरी के अंतिम सप्ताह में, भारत के अंदर पहले अंतिम सप्ताह में होता था, मतलब 27 तारीख 28 तारीख फरवरी में, लेकिन अब फरवरी के पहले ही सप्ताह में पेश किया जाता है, इसलिए 1 तारीख या 2 तारीख बजट आ जाता है फरवरी में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सरकार जो आय व्यय का विवरण बताती है, तो आंकड़ों की सहायता से ये चीजें प्रदर्शित किया जाता है, नंबर्स के साथ चीजें बताई जाती है, जिससे कि संबंधित योजनाओं का, है ना,
जोड़ा पता चलता है कि कहाँ से कितने पैसे आने वाले हैं, कहाँ पर कितने पैसे खर्चे होने वाले हैं, ये सब सारी चीजें सांख्यिकीय दृष्टिकोण से ये चीजें तैयार किया जाता है ताकि हम रियलिटी में रह करके चीजों को सोचें। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया, इतना ज्यादा अनुमान नहीं होना चाहिए जो कि हकीकत हो ही ना सके। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं 95% तो आ ही जाएगा इस बार, नंबर तो कटने नहीं दूंगा, और पता चल रहे हैं कि बस जब भी लेट रहे हैं तो मोबाइल छेड़ रहे हैं, स्क्रॉल करते हो, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना देख तक करके बजट बनाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। रियलिटी में रह करके सोचना पड़ेगा कि हमारे देश का पैसा ये है, इतना है, और उतने में से हमें शिक्षा पर भी खर्चा करना है, डिफेंस पर भी खर्चे करने हैं, स्वास्थ्य पर भी खर्चा करना है। ये हकीकत में रह करके सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि सांख्यिकीय दृष्टिकोण से इसको तैयार किया जाता है। बजट में प्राप्तियों के बारे में लिखा रहता है कि संभावित रूप से कहां से कितना पैसा टैक्स के रूप में आएगा, और संभावित नीतियां भी रहती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर कितना पैसा खर्चा होगा। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग योजनाएं चल रही है। तो केंद्रीय सरकार जो हमारी दिल्ली वाली सरकार है, वो केंद्र सरकार राज्यों को भी कुछ पैसा देती है कि लो तुम ये योजना चला रहे हो तो हमारे तरफ से तुम्हारा है ना, ये योजना चलाने के लिए एक रहा उपहार के तौर पर पैसा कुछ। तो जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को भी कुछ पैसा दे देती है कि लो है ना, हम तुमको योगदान दे रहे हैं, तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, तुम्हें मदद कर रहे हैं, तुम अपना राज्य डेवलप करो, ठीक है। तो संभावित नीतियों के बारे में लिखा जाता है, संभावित खर्चों के बारे में भी विवेचन किया जाता है। विवेचन मतलब होता है डिटेल कर देना। तो आंकड़ों के आधार पर ही ये सब सारा चीज किया जाता है। उदाहरण दे दिया है यहाँ पर, जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे वैसे सेम टू सेम चीजें लिखी हुई है कि सरकार की आय व्यय, उत्पादन, आय विवरण, या फिर मूल्य वृद्धि, या फिर आयात निर्यात आदि क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने हेतु आंकड़ों के माध्यम से सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहां भी इसका इंपॉर्टेंस है। साफ साफ मैं एक ही बात कहूंगा कि जहां जहां नंबर्स का इस्तेमाल होता है वहां वहां सांख्यिकी का महत्व है। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, उपभोग का क्षेत्र हो, सरकारी बजट की बात करें, या फिर निवेश की बात करें कि कहां पर कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब होता है खेला डेटा के आधार पर। और डेटा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये टाइम टू टाइम फ्लैक्चुएट होते रहता है। समझ गए? जो लोग चाहते हैं कि सर हम आगे चल कर ना घर बैठे ही खूब पैसा इन्वेस्टमेंट करके खूब पैसा कमाएं, तो भैया इसके लिए पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि बाजार क्या होता है, बाजार कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कहाँ निवेश करेंगे, कौन कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सी कंपनी लॉस में चल रही है, सब कुछ समझना पड़ेगा। और इसीलिए तो हम लोग कॉमर्स के अंदर पढ़ाई करते हैं, ताकि हमें हर चीजों के बारे में अच्छी जानकारी हो, है ना। जहां से पैसा आता है, जहां पैसा जाता है, और जहां से पैसा बचाया जाता है, और जहां से पैसा खर्च करके फिर से पैसा कमाया जाता है, वही है कॉमर्स का फील्ड। यानी कि पैसे का पूरा हिसाब किताब। समझ गए होगे? जल्दी बताओगे कैसा? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग यहां से शुरुआत कर रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर शुरुआत में सबसे पहले 3 टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। 3 टर्मिनोलॉजी मतलब 3 शब्दावली। पहला शब्दावली ये है कि भैया ये आंकड़ा संग्रह कौन करेगा, है ना। तो इसका देखिए पहला टर्म आ रहा है अन्वेषणकर्ता, यानी कि इन्वेस्टिगेटर। और इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होता है बताओ? इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो पूरा योजना बनाएगा कि कहां से हमको डेटा कलेक्ट करना है। मान लो तुम्हारे गांव में 3 लोग हैं जो कि दुकानदारी करते हैं। 3 दुकानें हैं तुम्हारे गांव के अंदर में, यहां 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 तीनों स्थान पर दुकान है। अब इसका सामान मान लो कितना बिकता है, पेन की पता कर रहे हैं केवल कि ये कलम कितना बेचता है, ये कलम कितना बेचता है, और ये कलम कितना बेचता है। तो तीनों जगह से हमने पता कर लिया कि भैया तुम कलम कितना बेच रहे हो, पूरे महीने में कितना बेचा, इसने पूरे महीने में कितना बेचा, इसने पूरे महीने में कितना बेचा। तो यहां से डेटा कलेक्ट करके लाना है, उसका कोई तो प्लान बनाया होगा। बात समझ रहे हो? तो यहां से तुम्हें डेटा कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए कोई योजना बनाया होगा आपने। तो अगर आपने प्लान किया है कि अपने गांव का डेटा लेना है कि आपके गांव में कितने दुकानदार हैं और महीने में कितना वो कलम बेच चुके हैं या बेच रहे हैं, तो तुमने योजना बनाया, इसलिए तुम ही क्या हो? इन्वेस्टिगेटर। तुम ही क्या हो? इन्वेस्टिगेटर। जैसे ये कह रहा है, देखो ये स्पष्ट शब्दों में यहां पर कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, देखो ये एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि हमें इस गांव के
आंकड़े चाहिए। समझ गए ना सभी को? समझ आ गया ना सभी को? ये जो है बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, अपने जो सहपाठीगण हैं या इनके जो भी कलीग्स हैं यहाँ पर, है ना, उनसे बात कर रहे हैं कि देखो भाई, बजट यहाँ से तैयार करके, सॉरी, डेटा यहाँ से तैयार करके लाने हैं, इस गांव से लाने हैं, इस क्षेत्र से लाने हैं डेटा तैयार करके। तो सभी लोगों से ये बातचीत कर रहा है। तो योजनाएं कौन बना रहा है? ये व्यक्ति। इसीलिए ये बोल रहा है कि हमें इस गांव के आंकड़े चाहिए। समझ आ गया ना सभी को? ये समझा रहा है सभी को। तो इसलिए इसी व्यक्ति को नाम क्या देंगे? इन्वेस्टिगेटर। तो ये वह व्यक्ति होता है जो स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी का, कोई मना नहीं करता, कोई इसको टोक टाक नहीं करता। समझ गए? तो यही होता है वो व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से या फिर अन्य व्यक्तियों की सहायता से सांख्यिकीय अन्वेषण की योजना बनाता है। अन्वेषण मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो अन्वेषण की जो योजना बनाते हैं उसी व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? अन्वेषणकर्ता, या फिर इसी को बोला जाएगा अन्वेषक। अन्वेषणकर्ता बोलिए या अन्वेषक बोलिए, सेम बातें हैं। इन्हीं को अनुसंधानकर्ता भी कहा जाता है। तो 3 नामों से जाना जा रहा है, अन्वेषक, अन्वेषणकर्ता या फिर अनुसंधानकर्ता। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर मतलब छानबीन करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला। जैसे आपकी मम्मी आपसे छानबीन करती है, बेटा 100 रुपये दिए थे, 80 रुपये का सामान लाया, 20 रुपये कहाँ गया? तो मम्मी उस वक्त क्या है? इन्वेस्टिगेटर है, तुमसे जांच पड़ताल कर रही है। समझ आ गया या नहीं? जल्दी बताओगे। अन्वेषणकर्ता का मतलब कौन? अन्वेषणकर्ता का मतलब जांच पड़ताल या फिर डेटा को कलेक्ट करने की पूरी योजना बनाने वाला व्यक्ति, है ना। जब भी मम्मी आपको राशन पानी लाने भेजती होगी ना, तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर के भेजती है, कहीं कम ना पड़ जाए, तुम्हें घूमना फिरना ना पड़ जाए, तो उनको ख्याल रहता है इस बात का कि तुम थको मत, है ना। दुकान कैसा होगी, है ना। और होता है संग्रहित यानी का परमानेंटली। चलिए आगे बढ़े। तो अन्वेषणकर्ता पहचान में आ गया। गणनाकार को पहचानिए। गणनाकार कौन होता है? गणनाकार यानी कि इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आंकड़े को, है ना, वास्तविक आंकड़े को संग्रहित यानी कि संग्रह करने के लिए क्षेत्र में जाता है, लोगों से पूछताछ करता है और पूछताछ करके जानकारियां एकत्र करता है, इकट्ठा करता है। जैसे कि एक देखिए यहां पर, ये है आंगनबाड़ी सेविका, ये आंगनबाड़ी सेविका हैं और ये पहुंची हुई हैं लोगों के घर घर तक, है ना, लोगों से जाती हैं, बातचीत करती हैं। और देखो क्या यहां पर सवाल जवाब हो रहा है, कुछ भी सवाल पूछ सकती है जो इनको चाहिए इंफॉर्मेशन। ये पूछ रहे हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। ये महिला जो आंगनबाड़ी सेविका हैं ये सवाल कर रही हैं इन महिलाओं से कि आपके कितने बच्चे हैं। तो ये महिलाएं जवाब वापस देंगी। समझ आया? तो ये महिला जो है शुरुआत में यही जानी जाएंगी किस नाम से? तो यहां पर इनको बोला जाएगा गणनाकार यानी कि इन्यूमरेटर। तो गणनाकार वो व्यक्ति होता है जो वास्तविक आंकड़े को संग्रहित करने के लिए क्षेत्र में जाता है, और तो उसे हम लोग गणनाकार बोलेंगे, या फिर परगणक भी बोल सकते हैं आप। परगणक, परगणक बोलिए, इन्यूमरेटर बोलिए या गणनाकार बोलिए। गणनाकार मतलब जो डेटा को कलेक्ट करता है लोगों तक पहुंच करके, ठीक है, क्षेत्र में जा करके। एक होते हैं रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब समझ में आ गया होगा, रिस्पॉन्स करने वाला। मतलब रिस्पॉन्स करने वाला मतलब जवाब देने वाला। जवाब देने वाला मतलब सीधा सीधा हम कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो आपके सवालों का जवाब दे दे। जैसे मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुमने उसका जवाब दे दिया, तो तुम क्या हो? तुम हमारे सवाल का जवाब देने वाले हो, है ना, मेरे सवालों का जवाब दो। तो यहां पर हम कह रहे हैं क्या कि वो व्यक्ति जो प्रश्नावली के प्रश्नों के सही सही उत्तर देकर के वास्तविक आंकड़े प्रदान करता है उसे ही हम लोग उत्तरदाता बोलेंगे। अर्थात वो व्यक्ति जिनसे सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हीं को हम लोग उत्तरदाता या फिर रिस्पोंडेंट बोलेंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं इस चीज को। यहां पर क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान देना। सभी पॉइंट्स में से जो इंपॉर्टेंट लाइन है केवल हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं कि वे व्यक्ति जिनसे की सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्र की जाती है। हो गया, यही है मेन पॉइंट इसका। वे व्यक्ति जिनसे सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्र की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट बोलते हैं, ठीक है ना।
चलिए, तो यहां पर ये देखिए महिला जवाब दे रही है कि मेरे 2 बच्चे हैं। इन्होंने सवाल क्या किया था पिछली बार, देखो इन्होंने सवाल किया था आपके कितने बच्चे हैं, इन्होंने सवाल किया था, तो ये क्या है, गणनाकार। और यहां पर उत्तर कौन दे रहे हैं, उत्तर देने वाला महिला ये है, कह रहे हैं मेरे 2 बच्चे हैं, तो ये हो गए रिस्पोंडेंट। क्लियर है ये बातें सभी को या नहीं, जल्दी बताओगे एक बार, सभी को क्लियर है ना इस बात को कि रिस्पोंडेंट कौन होता है ना, गणनाकार किसको बोलते हैं, उत्तरदाता किसको बोलते हैं, अन्वेषणकर्ता किसको बोलते हैं। यही 3 लोगों के बारे में आपको जानना है। जो पूरी प्लानिंग बनाता है आंकड़े को जमा करने के लिए, संग्रह करने के लिए, उसको बोलते हैं अन्वेषणकर्ता, इन्वेस्टिगेटर। और जो पूरी डेटा को लोगों के घर घर तक जाकर के लोगों से मिल करके डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं गणनाकार। और जो व्यक्ति सवालों के जवाब देता है उसको बोलते हैं उत्तरदाता, यानी कि रिस्पोंडेंट। अब चूंकि ये सारे वर्ड्स बहुत बार यूज होंगे इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर ना। और अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर में आंकड़ा क्या होता है। कितने आदमी थे, है ना, ये कितने आदमी थे क्या होता है भाई, कितने आदमी थे, मतलब जब हम नंबर्स की बात करते हैं। एक फिल्म है शोले, फिल्म का नाम है शोले। शोले फिल्म में एक बहुत फेमस डायलॉग आया था, यही डायलॉग है, कितने आदमी थे, आदमी थे, 2 और 3। यहां पर ये लोग जवाब देते हैं ऐसे, कितने आदमी थे, ये पूछ रहे हैं गब्बर भाई साहब कितने आदमी थे, तो इनके सहयोगी लोग जवाब देते हैं साहब 2 आदमी थे, और तुम 3, फिर भी खाली आ गए, है ना, क्या सोचा था गब्बर शाबाशी देगा। तो यही डायलॉग जो है वो यहां पर फेमस हो चुका था। और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो लोग बताओ कितने आदमी थे, तो जया और वीरू 2 ही लोग थे इस फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर, तो ये उनके बारे में ही पूछ रहा है कि आखिर बताओ कितने आदमी थे वो लोग, है ना। तो ये डाकू भाई साहब, है ना, तो इन्होंने सवाल किया कितने आदमी थे, तो ये बहुत ज्यादा एक फेमस डायलॉग भी है शोले मूवी का। तो यहां पर कितने आदमी, नंबर्स में बात कर रहे हैं ना, नंबर्स में, यही है डेटा, यही है सांख्यिकीय आंकड़ा। यानी कि जब किसी चीज को हम नंबर्स में बात करेंगे तो वो होता है एक सांख्यिकीय आंकड़ा। बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है। तो यही चीज आपको क्लियर हो गया है। देखो डिफाइन कैसे करोगे कि सांख्यिकीय आंकड़ा का मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी होता है, कोई भी जानकारी, जैसे तुम सुंदर हो, है ना, तुम कंजूस हो, ये भी एक जानकारी है। ऐसे ही कोई भी जानकारी, जैसे तुम कितने आदमी थे, ये भी क्या एक जानकारी है। तो किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य, फैक्ट मतलब तथ्य, समझ गए, या फिर माप, माप मतलब मेजरमेंट, जिसे संख्या में, शब्दों में, चित्र के रूप में या सिंबल के रूप में, सिंबल मतलब प्रतीक, सिंबल बोलते हैं। जैसे ये सिग्मा का सिंबल है, ऐसे ही बहुत सारी चीजों का सिंबल होता है, जैसे पाई का सिंबल है, ऐसे ही। तो सिंबल यहां पर, ये मैंने क्या लिखा है, गलत लिखा है मीनिंग, सिंबल बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंबल की बात कर रहे हैं। सिंबल मतलब प्रतीक, चिन्ह भी बोल सकते हैं इसको। तो समझ आ गया होगा सांख्यिकीय आंकड़ा क्या होता है। अब ये होता है सांख्यिकीय आंकड़ा 2 तरह का, एक होता है गुणात्मक, दूसरा होता है मात्रात्मक। गुणात्मक आंकड़े को बोलेंगे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा मतलब ऐसी जानकारी जिसको नंबर में नहीं बताया जा सकता, नंबर में, संख्या में नहीं बताया जा सकता, जानकारी तो है लेकिन संख्या में नहीं बताया जा सकता, तो उसको बोलेंगे गुणात्मक आंकड़े। जैसे कि यहां पर देखोगे विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता, तुम लोगों में से कौन बुद्धिमान है, नंबर में बता सकते हैं क्या कि तुम 5 किलो बुद्धिमान हो, तो कहेगा नहीं सर मैं तो 10 किलो बुद्धिमान हूं, तो फिर मैं कहूंगा भाई नंबर में नहीं बताया जा सकता बुद्धिमान कितने हो, लीटर में, मीटर में, किलो में, इस तरीके से मापा नहीं जा सकता तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तो बुद्धिमत्ता यहां पर क्या है, एक जानकारी है विद्यार्थियों के बारे में कि विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता, है ना, कोई बच्चा कितना चालाक है, किलो में बता सकते हैं क्या, तुम 5 किलो चालाक हो,
है ना। तुम 10 किलो चालाक हो, नहीं बता सकते नंबर में, तो ये होता है गुणात्मक आंकड़े। ऐसे ही कर्मचारियों की ईमानदारी, कोई कर्मचारी कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, क्या बोलेंगे, तुम 10 लीटर ईमानदार हो, नहीं बोल सकते, नंबर में नहीं बता सकते, ना लीटर में, ना मीटर में, ना किलो में, नहीं बता सकते इसको। तुम 10 किलोमीटर ईमानदार हो, बोल सकते हैं क्या ऐसा, नहीं बोल सकते। ठीक है। परियों की सुंदरता, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ना, कहा जाता है ना, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। तो परियों की सुंदरता को भी नंबर में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी क्या है, गुणात्मक आंकड़े। आंकड़े मतलब जानकारी तो है, लेकिन इस जानकारी को नंबर में नहीं बताया जा सकता, संख्या में नहीं बताया जा सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक आंकड़े। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। आपस में चैट ना करो, पढ़ाई करने आए हो, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आए हैं। और दूसरा यहां पर हमने डेटा क्या कहा, मात्रात्मक आंकड़े, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे पहला क्या है, अब ध्यान से देखोगे, अंक में बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों ने कितने अंक हासिल किए, तो कोई 90 अंक, कोई 95 अंक, कोई 100 में से 100 अंक हासिल किया, तो नंबर्स में बात कर सकते हैं इस चीज को, कि हाँ तुम्हारे इकोनॉमिक्स में कितने नंबर आए हैं, बताओ जरा, तुम्हारे पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, तो ये सब अंक हैं, है ना। और इन चीजों को हम नंबर्स में तो बता ही सकते हैं, कि तुम्हारी परीक्षा में कितने अंक आए, या फिर तुम्हारी आयु कितनी है, उम्र कितनी है, वर्ष में बताते हो तुम लोग, सर मैं 15 साल का हूं, मैं 16 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, तो नंबर में तुम लोग यहां पर बता देते हो। परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है ये भी बता देते हो, और परिवार में टोटल पैसा तुम्हारा मंथली का खर्चा कितना होता है ये भी बता देते हो, कि सर हमारे घर पर 3 लोग हैं, या फिर 5 लोग हैं, या फिर 7 लोग हैं, और उन सभी पर इतना पैसा मंथली खर्चा होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर महीने का खर्च अगर बता रहे हो, तो खर्चा भी किस में बताते हैं, अंकों में बताते हैं, कि सर 5,000, 7,000, 10,000, 50,000 खर्चा होता है। तो ये सब खर्च जो है नंबर में बताए जा सकते हैं। तो आंकड़े होते हैं 2 तरह के, सांख्यिकीय आंकड़े 2 तरह के होते हैं, एक होता है गुणात्मक आंकड़े, दूसरा होता है मात्रात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े जिसको हम संख्या में नहीं बता सकता, लेकिन एक जानकारी जरूर है, जानकारी है लेकिन संख्या में नहीं बता सकते, गुणात्मक आंकड़ा कहलाएगा। जानकारी है लेकिन मात्रा में बता सकते हैं, तो मात्रात्मक आंकड़े हो गया। ठीक है। जैसे कि एक मुझे यहाँ पर फिल्म का बहुत प्यारा सा सॉन्ग नजर, थोड़ा थोड़ा मुझे बहुत बार याद आते रहता है ये गाना, मैं जब भी इस चीज को देखता हूँ, गुणात्मक आंकड़े, मात्रात्मक आंकड़े, तब तक मुझे यही याद आता है। ये बहुत प्यारा सा गाना है, आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। ये गाना सुना है कभी आप लोगों ने, बताओ जल्दी से, किसने सुना है ये गाना, लगती है ना। तो ये एक ऐसा गाना है, आप इसमें देखोगे तो आपको क्वालिटेटिव डेटा नजर आएगा, सांख्यिकी के अनुसार, सांख्यिकी के नजरिए से देखोगे तो इस गाने के अंदर तुम्हें, है ना, क्वालिटेटिव डेटा नजर आएगा। कह रहा है तू कितनी सुंदर है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है ना। क्या हम सुंदरता को, अच्छाई को अंकों में बता सकते हैं, नहीं बता सकते। यही है गुणात्मक आंकड़े, यानी कि एक जानकारी तो है कि सुंदर है, अच्छी है, भोली है, लेकिन नंबर में नहीं बता सकते कि कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। यह है गुणात्मक आंकड़े, यह है क्वालिटेटिव डेटा। क्लियर है, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक भाई साहब बड़ा फेमस डायलॉग फिर से आ रहा है, हमने बात किया क्या, क्वांटिटेटिव डेटा में कितने आदमी थे, दैट मीन्स यहां पर जब नंबर में बात किया जा रहा है कितने आदमी थे, तो ये हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। और जब कभी भी नंबर में बात किया जाएगा, यही होते हैं मात्रात्मक आंकड़े, यही है मात्रात्मक आंकड़े। जब नंबर में पूछा जा रहा है कितने आदमी थे, ये थोड़े ना पूछा कि कैसे कैसे आदमी थे, गोले थे या काले थे, है ना, गोरे काले की बात नहीं कर रहा है ना, यहां पर बात कर रहा है कि कितने आदमी थे, नंबर में बात कर रहा है। अब हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि ये डेटा जो होता है, ये यहां पर देखोगे 2 प्रकार के, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े कैसे आंकड़े होते हैं भैया, प्राथमिक आंकड़े का मतलब होता है, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या कहा, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ये होते हैं कलेक्शन के बेसिस पर, कि हम किसी डेटा को कलेक्ट करने में मेहनत कर रहे हैं,
या उसके लिए किसी ने पहले से ही मेहनत कर रखा है? सीधी सीधी बात करो, अगर हम किसी डेटा पर मेहनत कर रहे हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक, हमने मेहनत किया या फिर हमारे आसपास में 2-4 लोग और थे, हमें मेहनत, हमारे साथ में मिलकर के काम करने वाले लोग, उन्होंने हमें डेटा को कलेक्ट करने में मदद किया, तो ऐसे डेटा होते हैं प्राइमरी डेटा, यानी कि प्राथमिक आंकड़े, यानी कि वैसे आंकड़े जो कि अनुसंधान करता यानी कि इन्वेस्टिगेटर अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार शुरुआत से लेकर के अंत तक एकत्रित करता है, वही होता है प्राइमरी डेटा। शुरुआत से लेकर के अंत तक, जब काम शुरू हुआ था और जब काम समाप्त हुआ, तब तक किसी एक बंदे ने, या 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 हो सकते हैं, मिलकर के काम कर रहे हो, तो यहां पर किसी एक इंसान ने या फिर ग्रुप ऑफ कई सारे लोगों का हो सकता है, तो वैसे आंकड़े जो कि अनुसंधान करता या फिर इन्वेस्टिगेटर ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहली बार शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरे डेटा को कलेक्ट किया, ऐसे डेटा में समय तो काफी ज्यादा जाता होगा, मेहनत बहुत ज्यादा लगता होगा, इसीलिए इसका नाम है प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े कैसे होते हैं? ऐसे डेटा होता है जिसको हमने जा करके तैयार किया है, और एक प्रकार का ये रॉ डेटा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक तरह का ये रॉ डेटा होता है, मतलब ये अभी तक, जैसे मिट्टी होता है ना, मिट्टी, उससे बर्तन तैयार कर सकते हैं हम, मूर्तियां बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये डेटा भी सिर्फ कलेक्ट हुआ है, इससे आप कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो इसलिए इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर, अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये चलता रहेगा अभी। तो ये प्राइमरी डेटा के ऊपर में और भी विस्तार से जाएंगे अगली क्लास में। तो प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, आप ये कह दो, फर्स्ट हैंड डेटा मतलब ये पहली बार आंकड़ा तैयार किया गया है, इससे पहले ऐसा आंकड़ा किसी ने तैयार ही नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे गांव में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 50,000 और उससे अधिक है। आज तक तुम्हारे गांव में ऐसा किसी ने रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो मैं एक इन्वेस्टिगेटर, एक अनुसंधान करता, और जा रहा हूं शुरुआत से अंत तक पूरा कलेक्ट करेंगे अच्छे से डेटा को, तो हमारे द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा तुम्हारे गांव का, वो हो जाएगा प्राइमरी डेटा। क्लियर ना? क्या मेरे साथ में आना चाहते हो? बता दो बता दो। प्राथमिक डेटा महंगा होता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया लिखा है। द्वितीयक आंकड़े मतलब सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को हम लोग बोल देते हैं सेकेंड हैंड डेटा। ये हमने तैयार नहीं किया है, मेरे पास समय ही नहीं था उतना। मैंने कहा भाई मुझे तो क्लास लेने हैं, मैं तो इधर उधर जा नहीं पाऊंगा, तो मैं काम करता हूँ, पिछले साल किसी दूसरे इंसान ने तैयार किया था, वही वाला डेटा दे दो हमको, उसी से हम काम चला लेंगे। तो वो डेटा लेकर के ही हम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं अपना, तो हो जाएगा सेकेंड हैंड डेटा, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं किया उस डेटा पर, किसी दूसरे इंसान ने पिछले साल बना करके रखा था कि नहीं नहीं सर, हम उस गांव का सर्वेक्षण पहले ही कर चुके हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा वाला डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दे दो, उसी से काम चला लेंगे। तो यहां पर मैंने मेहनत नहीं किया उस आंकड़े को संग्रह करने में, बल्कि किसी दूसरे इंसान ने किया। ये हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा, यानी कि वैसे आंकड़े जो किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे संस्था के द्वारा पहले ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था, और अब उसे आप एक नए उद्देश्य के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। पहले ही, पिछले साल ही, या फिर पिछले महीने ही, पिछले सप्ताह ही किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी दूसरे संस्था ने, किसी दूसरे एजेंसी ने उस डेटा को तैयार किया था, लेकिन अब उसी डेटा को लेकर के हम एक अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। ऐसे डेटा को बोलेंगे सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, ओके। चलिए, अब यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें समझ लिया है, ठीक है। बस 2-3 पॉइंट और क्लियर करेंगे आप लोगों को हम, जैसे कि एक एक करके दोनों के डेफिनेशन हमने अलग अलग से लिख दिया है। डेफिनेशन तो हमने पहले ही समझ लिया। तो प्राइमरी डेटा मतलब प्राथमिक आंकड़े, और प्राथमिक आंकड़े को हम लोग क्या देखते हैं, पहली बार शुरुआत से लेकर के अंत तक इसको एकत्रित करता है कौन, अनुसंधान करता, ठीक है ना। और अगर शुरुआत से लेकर के अंत तक एक ही कोई व्यक्ति एकत्रित करता है, तो जो इसमें एकत्रित करने वाला व्यक्ति है, अनुसंधान करता, वो डेटा कलेक्शन के लिए पहला व्यक्ति माना जाएगा। और ये ऐसे डेटा क्या होते हैं, मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब ओरिजिनल डेटा होता है, ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद ही जा करके डेटा को कलेक्ट किया है। तो जितने सवाल पूछने होंगे सामने वाले इंसान से पूछ सकते हैं,
उससे जवाब मांग सकते हैं, तो इस डेटा पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। समझ पाए? इसलिए बोलेंगे इसको ओरिजिनल डेटा। नोट कर दिया आपके लिए मैंने यहां पर कि भैया यदि आप जो है ना एक ऐसे व्यक्ति से आंकड़ा प्राप्त करते हैं जो कि डेटा तो उसने कलेक्ट किया था, मान लो हम गए तुम्हारे गांव, हम जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 50,000 और उससे अधिक है, तो हमने कलेक्ट किया था और हमने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला उससे, कोई नहीं, आगे मैंने उससे कुछ प्रोसेस ही नहीं किया, सिर्फ जानकारी एकत्र करके रखा हुआ, अभी तक मैंने कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया, अभी तक मैंने कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हम उस आंकड़े को लेकर के। लेकिन उसके बीच में ही कोई हमारे टीचर आ गए, है ना, जान पहचान वाले, और वो कह रहे हैं सर आपने जो डेटा कलेक्ट किया ना वो हमको दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। तो मेरे ही द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया था, मैंने कोई नया निष्कर्ष नहीं निकाला उससे, और मेरे ही द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया था उसको किसी और ने इस्तेमाल कर लिया और उससे कोई नया निष्कर्ष निकाल दिया अपना, तो ये भी प्राइमरी डेटा ही माना जाएगा, क्योंकि उस डेटा को केवल मैंने कलेक्ट किया, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। तो जब तक किसी डेटा से आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो प्राइमरी डेटा के रूप में ही रहता है, इसीलिए प्राइमरी डेटा को रॉ डेटा भी बोला गया है। समझ आ गया होगा अब? ठीक है। तो यदि आप आंकड़े किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करते हैं जिसे आंकड़े को उनके उद्गम स्थान से पहले ही एकत्र किया गया है, जैसे तुम्हारे गांव को बोलेंगे उद्गम स्थान, परंतु उसने अपने अध्ययन में इन आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया और ऐसे आंकड़े का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो यहां पर वो फिर से प्राइमरी डेटा के रूप में ही रह जाता है। सेकेंडरी डेटा हम लोग समझ चुके हैं कि पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तैयार वो किया जा चुका था अन्य उद्देश्य के लिए, और अब आप चाहते हैं कि उसी से कोई दूसरा उद्देश्य निकाला जाए, कोई दूसरा निष्कर्ष निकाला जाए, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, मतलब ऐसे डेटा वेस्ले कहते हैं, बहुत फेमस डिफिनेशन है इनका, कि वैसे आंकड़े जो कि दूसरे व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, वैसे आंकड़े जो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने तैयार किया है, वही है सेकेंडरी डेटा। ये ऐसा मानते हैं, हालांकि इनके डेफिनेशन में थोड़ी सी कमी है कि ऐसे डेटा यहां पर बोलना चाहिए जिसको किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे संस्था या किसी दूसरी एजेंसी ने पहले ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया था, अब उसी आंकड़े को एक नए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह है सेकेंडरी डेटा। पूरा सेकेंडरी डेटा का डेफिनेशन यही बनेगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर समझते हैं आखिर में इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है, नहीं है, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस, प्राथमिक आंकड़े होते हैं ओरिजिनल। क्या होते हैं? ओरिजिनल, क्योंकि इनको वहां से जुटाया गया है जहां से एक्चुअल में हम प्राप्त करना चाह रहे थे, और मैंने ही उसको जुटाया, तो उस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, तो मौलिक है, ओरिजिनल है। लेकिन द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं। अब कहोगे क्या सर ये पूरा डुप्लीकेट होता है? बोले नहीं, इस पर भरोसा कम होता है क्योंकि आपने मेहनत करके तैयार नहीं किया था। ठीक है, यहां पर देखोगे इसमें कई सारे तरीके हम आपको बताएंगे आगे करके कि प्राइमरी जो डेटा होता है वो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के द्वारा निकाला जा सकता है, प्रश्नावली मेथड यूज कर सकते हैं, ये क्या है आगे बताएंगे आपको। टेलीफोनिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन कॉल करके भी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, अगले क्लास में आ जाएगा सब कुछ ये। और द्वितीयक आंकड़े कहाँ कहाँ से हम लोग लेंगे? तो सरकारी प्रकाशन से, है ना, न्यूज़पेपर से, या फिर कोई निजी रिपोर्ट है, ऐसा प्राइवेट रिपोर्ट ऐसा कुछ जारी हुआ है, या फिर व्यावसायिक रिपोर्ट कोई जारी हुआ है, वेबसाइट में आया है, टेलीविजन में आपने कोई डेटा देखा, न्यूज़पेपर देखते समय बहुत सारे न्यूज़ फ्लैश होते हैं ना कि यहाँ पर इतनी लोगों की मृत्यु हो गई, देश का उत्पादन स्तर ये चल रहा है, देश में जीडीपी का रेट ये है, ये सब सारी चीज़ें डेटा जो है वो टीवी में अगर दिख रहे हैं और वहाँ से आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो ये भी है सेकेंडरी डेटा। ये है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सरकारी न्यूज़पेपर हो, सरकारी प्रकाशन हो, न्यूज़पेपर है, या फिर ऐसे कोई रिपोर्ट है, वेबसाइट है, ये सब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के तरीके होते हैं। प्राइमरी डेटा जो होता है उसको एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही एकत्र किया गया है, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है ये पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने उद्देश्य के लिए इसको तैयार किया था और उसको प्रकाशित भी कर दिया, जो कि सबको पता है। तो प्राइमरी डेटा थोड़ा सा सिक्योर रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है आपके पास, लेकिन सेकेंडरी डेटा दुनिया के हर इंसान के पास चला जाता है क्योंकि ये पब्लिश हो चुका होता है, छप चुका होता है ना। प्राइमरी डेटा पर हम लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, अधिक विश्वसनीय होता है, इसलिए ये अधिक विश्वसनीय होता है, इस पर ज्यादा भरोसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है इस पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता ये डेटा। फिर कह रहे हैं कि प्रारंभिक आंकड़े संकलन करने में ये अधिक समय लगेगा, ये अधिक साधन लगेगा, और साथ साथ में आपको ये अधिक परिश्रम की भी जरूरत होगी, मतलब अधिक मेहनत भी लगेगा। ठीक है,
लेकिन सेकेंडरी डेटा को केवल हम लोग प्रकाशित स्रोतों से उठा लेते हैं, या फिर कुछ कुछ अप्रकाशित स्रोत भी हो सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में जो अटेंडेंस बनता है वो तो अप्रकाशित स्रोत है, रजिस्टर में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया को थोड़े ना पता, तो सुरक्षित रखा गया है रजिस्टर में। आप 2 साल बाद 5 साल बाद भी अपना वो तलाश करना चाहोगे कि सर हम फलाना दिन आए थे या नहीं, तो टीचर आपको दिखा देंगे कि हाँ बेटा तुम 2024 में ये दिन आए थे, इस दिन नहीं आए थे। तो वो होता है गोपनीय, सुरक्षित रूप से रखा जाता है, प्राइवेसी होती है उसकी। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने में कम समय लगेगा, कम साधन लगेगा, कम मेहनत लगेगा, ये लिखा हुआ है यहां पर स्पष्ट रूप से। आगे देखो ध्यान से, प्राथमिक आंकड़े का प्रयोग करते समय हमें सावधानियां बरतने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अभी शुरुआत वाला डेटा है, अभी उसको कैसे भी तोड़ मड़ोड़ करके अपना जो वो अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होता। लेकिन द्वितीयक आंकड़े में हमें प्रयोग करते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा और सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी कि कहीं वो गलत ना हो जाए। तो सावधानियों की यहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता हमें पड़ जाती है। आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर होगा, है ना। और अब जो है कहानी सिर्फ समाप्त हो रही है इस चीज को जानते हुए कि इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखो अगर हम कोई एक कंपनी की बात करें, यहां पर ABC एक कंपनी है और इस कंपनी का फायदा घाटा ये सब जानना चाहते हैं, तो हम लोग आंतरिक स्रोत बोलेंगे उसको, कि आंतरिक स्रोत से आंकड़ा एकत्र कर दिया गया। ABC एक कंपनी है मान लो, और इस कंपनी का फायदा नुकसान जानना चाहते हैं, तो इसी कंपनी में डेटा वो है हमारे पास कि कितना हमारा लागत आया पूरे साल में, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सब पता चल जाएगा। क्योंकि ABC कंपनी है और इसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस हमको जानना है, तो इसी कंपनी से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन बाह्य स्रोत क्या होते हैं? बाह्य स्रोत का मतलब हो जाता है ऐसे स्रोत, बाह्य स्रोत का मतलब है ऐसा स्रोत जो कि आपका डेटा नहीं है, किसी दूसरी कंपनी का डेटा है, आप उसको लेकर के कुछ नया प्लान करने की सोच रहे हैं। जैसे महिंद्रा, टाटा, दोनों अलग अलग ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। अब ये एक दूसरे का डेटा यहां पर जान करके अपना मार्केट की पॉलिसी बनाते हैं लोग, तो होते हैं बाह्य डेटा, बाह्य स्रोत होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। इसमें प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े इसी में आते हैं। आंतरिक आंकड़े के अंदर में सिर्फ आपको आंतरिक आंकड़ा पूछा जाएगा, इसमें कुछ और नहीं होता। तो आंतरिक आंकड़े वे होते हैं जब आंकड़ों को इसकी रिपोर्ट, रिकॉर्ड, इन चीजों से एकत्र किया जाता है, तो वो होता है प्राइमरी डेटा। के एक तरीके जरूर हैं, लेकिन ये आंतरिक आंकड़ा कहलाएगा क्योंकि ये किसी दूसरी कंपनी से एकत्र नहीं किया जाता। सब कुछ अपने पास रिपोर्ट तो रख, देख लो, एक कंपनी लाभ, हानि, कुल बिक्री, ऋण, मजदूरी, एक कंपनी है ABC कंपनी, वो अपना सब कुछ अपने पास रिपोर्ट तो रखता होगा ना, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कंपनी के अंदर कितने मजदूर लोग काम कर रहे हैं, कितना वेतन किसको दिया, कितना मजदूरी किसको दिया। तो उसी कंपनी को अपना ही डेटा में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, आसानी से जुटाया जा सकता है। तो आंतरिक आंकड़े आसानी से कलेक्ट किए जा सकते हैं, अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करते हैं वो लोग। और लास्ट में कह रहे हैं कि बाह्य स्रोत, ये जो दो आप देख रहे हैं, ये बाह्य स्रोत का मतलब होता है कि आपने कंपनी के बाहर से डेटा को कलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर ही आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जैसे कि एक ट्रेवल कंपनी है, यूपी टूरिज्म पर उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की सूचना प्राप्त करती है और इससे कोई जो है इंफॉर्मेशन नई तैयार करना है। जैसे बिस्किट बनाने वाली तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन पार्ले जी कोई अपना एक पॉलिसी फिट करना चाहती है कि नहीं अब हम भी जो है वो बड़े मार्केट को कैप्चर करेंगे, हालांकि बड़ा मार्केट पहले ही है उसका। तो ऐसे में क्या होगा, वो कंपनी जो दूसरे किसी बिस्किट बनाने वाली दूसरी कंपनी का पूरा डेटा जुटाएगी कि कहां कहां तक अपना प्रोडक्ट भेजती है, कितने रुपए तक का उसका सामान होता है, कैसी मार्केट पॉलिसी अपनाई है, पूरा उसका डेटा कलेक्ट करने के बाद अपना मार्केट सेट करेगा। देखते होगे आप लोग कि गांव में एक कपड़ा दुकान खुला, कोई भी दुकान खुला, तो वो बहुत अच्छे से चल पड़ा, तो दूसरा भी कपड़ा दुकान खुल जाता है उसके बगल में ही, क्योंकि वो देख चुका है पहले ने कैसी पॉलिसी अपनाई, पहले ने कैसे काम किया, उसी हिसाब से दूसरा भी आ जाता है, वहां पर कॉम्पिटिटर उसका क्रिएट हो जाता है। समझ गए? इसलिए मार्केट पॉलिसी हमेशा से अपनी कंपनी का, अपने फर्म का बदलते रहना चाहिए। अब ये सवाल जो है वो पिछली क्लास में करवाया गया था आपको, एक सवाल जो है यहाँ पर ले लेते हैं। बाकी क्वेश्चन जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा का है वो हमने यहाँ पर समरी नोट्स भी आपको दे दिए हैं, और समरी नोट्स देने के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको जो इसके अंदर मान लो मैं यहाँ पर समरी नोट्स देने के बाद होमवर्क की बातें कर रहा था,
तो होमवर्क भी मैंने अटैच कर दिए हैं, जो कि पूरे लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया। आंतरिक आंकड़े क्या होते हैं, अपने डेटा, अपनी ही कंपनी का डेटा एकत्र करना आंतरिक है। मैं अपने बारे में, अपनी आमदनी, अपने खर्चे के बारे में बात करूंगा, तो मुझे किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये है आंतरिक आंकड़ा। लेकिन मुझे अपनी आमदनी के बारे में नहीं जानना है, अपने खर्चे के बारे में नहीं जानना है, दूसरे के खर्चे के बारे में जानना है, तो वो हो जाएगा बाहरी। बाह्य मतलब बाहर की बातें हो रही है। सभी आपके डाउट चेक कर लिए जाएंगे। डाउट का, चलिए डाउट चेक कर लेते हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी एमसीक्यूज तो आप लोगों को अलग से करवा भी जाएगा, सर को पढ़ा रहे हैं, पैसा थोड़े ना लेंगे। चलिए डाउट चेक कर लेते हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी एमसीक्यूज तो आप लोगों को अलग से करवा भी जाएगा। सर बुक किस पब्लिकेशन का लेना है? में आपको में बता सकते क्या? सो मच, वेलकम वेलकम। ठीक है, टीचर सभी ठीक पढ़ाते हैं, बट सबके अनुभव, सबके तरीके थोड़े अलग अलग रहते हैं। चलिए बहुत सारे यहाँ पर जो है समरी नोट्स मैंने आपके लिए रख दिया है। ये शॉर्ट नोट्स जो आप लोग कह रहे थे पॉइंट वाइज कर दो, यही पॉइंट वाइज, इसको लिखना है समरी नोट्स में। ये अलग से बनाना नोट्स, शॉर्ट नोट्स है आपके, रिवीजन में काम आएगा ये सब। देखो जितने भी चीजें बताई ना आज की क्लास में, सब समरी नोट्स के अंदर लिख दिया है। ठीक है, इसकी चिंता कभी नहीं करना आप लोग, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।